साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम आधुनिक बिहार के इतिहास को पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज ये हमारी तीसरी क्लास होगी आधुनिक बिहार के इतिहास की। इससे पहले हमने अपनी पिछली दोनों क्लासेज में आधुनिक बिहार के इतिहास के कई इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर डिस्कस किया है। तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, तो पिछली क्लासेज को ज़रूर देखें। हमारी सभी क्लासेज आपको 70 बीपीएससी डेडिकेटेड संकल्प बैच के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लासेज आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती हैं। सभी की इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पर विजिट करके क्लासेस को देख सकते हैं। क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे संकल्प बैच के पेड ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है, केवल 499 में। हमारा नंबर 6306473000 है। तो जो बच्चे बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस बैच से जुड़ने के लिए इस पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में देखेंगे। बिहार में जो पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन होता है 1912 का, जो बांकीपुर पटना में होता है रंगनाथ मधोलकर की अध्यक्षता में। तो याद रखिएगा 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ होता है? बांकीपुर पटना में। और ये बिहार में होने वाला ये पहला अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। रंगनाथ माधोलकर इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। फिर 1922 में होता है कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया के तिनाई गांव में। देशबंधु चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। देन 1940 का 54वां अधिवेशन ये झारखंड के रामगढ़ में होता है अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। तो ये आपको 3 अधिवेशन याद रखने हैं। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में रंगनाथ मधोलकर की अध्यक्षता में, और ये 1912 का जो अधिवेशन है बांकीपुर पटना में हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लेते हैं। किस अधिवेशन में लेते हैं? तो बांकीपुर पटना में होने वाला 27वां अधिवेशन 1912 का। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रंगनाथ मधोलकर, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1912 के बांकीपुर पटना कांग्रेस अधिवेशन में ही पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। गया के तेनाली गांव में होने वाला 1922 का ये कांग्रेस अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में होता है, और यहाँ पर स्वराज पार्टी का प्रस्ताव रखते हैं चित्तरंजन दास। हालांकि वहां पर मतभेद देखा जाता है। अब मतभेद होने के बाद दो पार्टियां निकल कर आती हैं। एक पार्टी होती है जो स्वराज पार्टी का गठन करने के संबंध में विरोध करती है, जिसको हम कहते हैं परिवर्तन विरोधी, और दूसरा दल होता है यहाँ पर परिवर्तन समर्थक, जो स्वराज पार्टी के गठन का प्रस्ताव करती है, राइट। परिवर्तन विरोधी में देख लीजिए विधान परिषद में प्रवेश की वकालत करने का विरोध किया जाता है। स्वराज पार्टी बेसिकली विधान परिषद में प्रवेश करके अंग्रेजों का विरोध करना इसका उद्देश्य होता है, लेकिन कई विचारक होते हैं जो इसका विरोध करते हैं। जो परिवर्तन विरोधी दल के रूप में उनको हम देखते हैं, जो विधान परिषद में प्रवेश की वकालत का विरोध करते हैं। उसमें प्रमुख रूप से राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और एम ए अंसारी शामिल थे। तो ये आपको याद रखना है। परिवर्तन विरोधी दल में कौन से प्रमुख रूप से व्यक्ति शामिल थे? तो राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और एम ए अंसारी। वहीं परिवर्तन समर्थक जो विधान परिषद में प्रवेश की वकालत करते थे, स्वराज पार्टी के गठन की मांग करते थे, उसमें मुख्य रूप से चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास से कांग्रेस परिवर्तन विरोधी दल से मतभेद होने के कारण ये कांग्रेस से त्यागपत्र देते हैं। फिर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को करते हैं, और उसकी जो सचिव बनाए जाते हैं वो मोतीलाल नेहरू रहते हैं, और अध्यक्ष स्वयं चित्तरंजन दास रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया जाता है? इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को। उसके सचिव कौन बनाए जाते हैं? मोतीलाल नेहरू, और अध्यक्ष चित्तरंजन दास। अन्य सदस्य भी इस परिवर्तन समर्थक दल में रहते हैं। स्वराज पार्टी के संबंध में अन्य सदस्य होते हैं एनसी केलकर, विट्ठल भाई पटेल और श्रीनिवास अय्यर। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में विधानमंडल का सदस्य चुना जाता है, और ये स्वराज पार्टी की एक कह सकते हैं सफलता थी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1925 में विट्ठल भाई पटेल को विधानमंडल का सदस्य चुना जाता है। इतनी चीजें हमने स्वराज पार्टी के संबंध में देख ली है। बिहार में अगर स्वराज पार्टी के गठन की बात की जाएगी, तो 1923 में बिहार में श्री कृष्ण के नेतृत्व में स्वराज दल या स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते हैं श्री नारायण प्रसाद, और सचिव कौन होते हैं? अब्दुल बारी। तो बिहार स्पेशल के संबंध में याद रखिएगा, बिहार में जो स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है किसके नेतृत्व में किया जाता है? तो श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 में, और अध्यक्षता यहाँ पर करते हैं श्री नारायण प्रसाद, और सचिव होते हैं अब्दुल बारी। कांग्रेस के संबंध में आपको पता ही होगा, इसे 28 दिसंबर 1885 में इस्टेब्लिश किया जाता है ए ओ ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा।
मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में इसको स्थापित किया जाता है 28 दिसंबर 1885 को। बाकी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस के बारे में डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे। कांग्रेस के 2 अधिवेशन यहाँ पर देख लीजिए। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो होता है 1885 में। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। बिहार का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला अधिवेशन मुंबई में होता है 1885 में। अध्यक्षता कौन करता है? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, लेकिन बिहार का कोई नहीं होता है। दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में 1886 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। इसमें कुल 436 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। किसी-किसी किताब में 434 भी आपको मिलेगा। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि दूसरे अधिवेशन में बिहार के जो है 31 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरा अधिवेशन ही होता है जिसमें पहली बार जो है बिहार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस अधिवेशन में बिहार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बिहार में होम रूल आंदोलन के संबंध में। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में एक सभा आयोजित की जाती है होम रूल को स्थापित करने के लिए। यहाँ पर होम रूल को स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है बांकीपुर पटना में जो एक सभा होती है 16 दिसंबर 1916 को। यहाँ पर जो संस्थापक होते हैं होम रूल को इस्टेब्लिश करने में, उनका नाम है मजरूल हक, और ये इसके अध्यक्ष भी बनते हैं बिहार में होम रूल आंदोलन के। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको होम रूल आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। भारत में स्वशासन को स्थापित करने के लिए, स्वराज को स्थापित करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। होम रूल आंदोलन की 2 ब्रांचेज होती हैं बेसिकली। एक मुख्य ब्रांच होती है एनी बेसेंट की और दूसरी होती है बाल गंगाधर तिलक की। जो तिलक वाला होम रूल आंदोलन है उसका हेडक्वार्टर पूना, बेलगांव में बनाया जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य होता है स्वराज प्राप्त करना, भाषाई प्रांतों की स्थापना और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। वहीं जो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया जाता है, ये होम रूल आंदोलन की मेन ब्रांच होती है। एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया होम रूल आंदोलन, जिसका मुख्यालय मद्रास में बनाया जाता है। जॉर्ज अरुंडेल जिसके सचिव होते हैं, पीएम वाडिया, रामास्वामी अय्यर इसके अन्य सदस्य होते हैं जो इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। होम रूल आंदोलन की सदस्यता कई अन्य पर्सनालिटियों के द्वारा ग्रहण की जाती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, के एम मुंशी, भूलाजी देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, ये सभी जो है होम रूल आंदोलन की सदस्यता ग्रहण करते हैं। होम रूल आंदोलन के दौरान ही सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं वो अपनी सर की उपाधि त्यागते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं, तो इसलिए बिहार के संदर्भ में आपको याद रखना है। बिहार में जो होम रूल आंदोलन को गठित किया जाता है, वो मजरूल हक के द्वारा गठित किया जाता है और ये इसकी अध्यक्षता भी करते हैं। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में एक सभा आयोजित की जाती है, जहाँ पर होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है। होम रूल का मतलब क्या है? घर का शासन, यानी स्वदेशी शासन स्थापित करना, स्वराज प्राप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। होम रूल आंदोलन जो बिहार में मजरूल हक के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, इसकी अध्यक्षता यही करते हैं। उपाध्यक्ष याद रखिएगा सरफराज हुसैन और पूर्णेंद्र नारायण रहते हैं और सचिव चंद्रवंशी सहाय बैद्यनाथ नारायण होते हैं। तो आपसे एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में होम रूल आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था, तो आपको इन सभी नामों को याद रखना है। अध्यक्ष मजरूल हक होते हैं, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन, पूर्णेंद्र नारायण और सचिव चंद्रवंशी साहब बैद्यनाथ नारायण। तो ये सभी जो व्यक्ति हैं वो होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो सभी आपको नाम याद रखना होगा और अक्सर प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। 3 नाम आपको इन व्यक्तियों में से दिए जाएंगे और एक नाम कोई दूसरा होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी अध्यक्ष याद रखना होगा, मजरूल हक होते हैं और मजरूल हक के द्वारा ही बिहार में होम रूल आंदोलन को इस्टेब्लिश किया जाता है 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में एक सभा के दौरान। 18 अप्रैल 25 जुलाई 1918 के बीच एनी बेसेंट बिहार में पटना की यात्रा करती हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से। तो ये आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट के द्वारा कब यात्रा की जाती है, तो 18 अप्रैल से 25 जुलाई के बीच पटना में यात्रा की जाती है बिहार में होम रूल आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से। जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार में मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, तो जनकधारी प्रसाद के द्वारा। बाल मुकुंद बाजपेयी जो होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति होते हैं, इनके द्वारा लिखी पुस्तक स्वराज कथा को बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और पंजाब सरकारों के द्वारा जब्त कर ली जाती है। तो याद रखिएगा बाल मुकुंद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्वराज कथा, और इसको बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, पंजाब सरकारों के द्वारा जब्त कर ली जाती है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे इंडियन मिरर एक पत्रिका है, समाचार पत्र रहता है, जिसको स्थापित किया जाता है 1862 में कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इस समाचार पत्र के संपादक होते हैं मनमोहन घोष और इसके मालिक होते हैं केशव चंद्र सेन। आपको याद रखना है इंडियन मिरर एक समाचार पत्र है, 1862 में स्टैब्लिश किया जाता है।
कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। संपादक इसके मनमोहन घोष होते हैं और मालिक इस समाचार पत्र के केशव चंद्र सेन। इस पत्रिका में क्या कहा गया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश के लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको टिप्पणी याद रखना है। इस तरीके की टिप्पणी देकर पूछ लिया जाएगा कि किस समाचार पत्र में ऐसा कहा गया था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। ये सीडीपीओ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेज में देखा था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो पटना में होता है अप्रैल 1908 में, जिसकी अध्यक्षता सैयद अली इमाम करते हैं। और दूसरा अधिवेशन होता है भागलपुर में 1909 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सचिदानंद सिन्हा। और ये जो दूसरा अधिवेशन होता है बेसिकली दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में, उन्हीं के प्रयासों से दूसरा अधिवेशन होता है बिहार प्रांतीय सम्मेलन सचिदानंद की अध्यक्षता में भागलपुर में 1909 में। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? सचिदानंद सिन्हा। कहाँ पर होता है? तो भागलपुर में होता है, राइट, 1909 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 25वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है जो इलाहाबाद में होता है 1910 में, जिसकी अध्यक्षता विलियम विंडरबर्न करते हैं। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? विलियम विंडरबर्न जिसकी अध्यक्षता करते हैं। 1910 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 25वां अधिवेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में मजरूहुल हक ने मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का समर्थन किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो प्रस्ताव इस अधिवेशन में प्रस्तुत किया था उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड या अन्य स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली को असीमित दुष्टापूर्ण योजना कहकर जो है उसकी आलोचना की गई थी। तो इस प्रस्ताव को जो है मजरूल हक ने भी समर्थन दिया था। तो आपसे पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को असीमित दुष्टापूर्वक योजना कहकर किसने जो है आलोचना की थी? तो मजरूल हक ने की थी। इस 25वें अधिवेशन जो इलाहाबाद में होता है 1910 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाता है 1917 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं हसन इमाम। और ये बांकीपुर पटना में अधिवेशन आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार में एक प्रांतीय सम्मेलन का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बांकीपुर पटना में। कब? 1917 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? हसन इमाम करते हैं। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में शंकर नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में कौन प्रस्तुत करता है? तो सर शंकर नारायण के द्वारा। पटना विश्वविद्यालय को स्टैब्लिश कब किया जाता है? 1 अक्टूबर 1917 को। मल्टीपल टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। पटना विश्वविद्यालय को कब स्टैब्लिश किया जाता है? 1 अक्टूबर 1917 को। और पटना कॉलेज कब बनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1863। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को एक ही जगह लिख दिया है। पटना विश्वविद्यालय 1 अक्टूबर 1917 को स्टैब्लिश होता है और पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को स्टैब्लिश होता है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में होती है पटना में श्रीमती अघोर कामनी के द्वारा। तो श्रीमती अघोर कामनी देवी के द्वारा पटना में 1891 में बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की जाती है। 1875 में पटना से प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, जिसके संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। और इस समाचार पत्र ने जो है बिहार में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारधाराओं को फैलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द बिहार हेराल्ड संपादक कौन थे? इसके पहले संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। और ये 1875 में पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था, जिसमें बिहार के 2 प्रतिनिधि शामिल थे। एक नाम था मजरूहुल हक और दूसरा नाम था सचिदानंद सिन्हा। तो ये याद रखना है आपको। 1914 में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड भेजा गया। और उसमें बिहार के 2 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, मजरूहुल हक और सचिदानंद सिन्हा। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षड़ी सभाओं की स्थापना की जाती है 1893 में। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पूछा गया ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। 1893 में बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षड़ी महासभाओं की स्थापना की जाती है। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, पटना, गया जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 1917 में। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट ये है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षड़ी सभाओं की स्थापना कब की जाती है? 1893 में की जाती है। और गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, पटना, गया जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब होते हैं? तो 1917 में। अब प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है कि 1917 में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार में कहाँ दंगे हुए थे? तो क्या बताएंगे? शाहाबाद, पटना और गया जिले में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर पटना की सभा में डेलीगेट शुल्क को घटाकर 5 रुपए से 1 रुपए कर दिया गया था। सीडीपीओ में पूछा गया एक प्रश्न है। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के लिए 1912 में जो बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन होता है
किसकी अध्यक्षता में होता है? तो मधोलकर की अध्यक्षता में होता है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था, रंगनाथ मधोलकर की अध्यक्षता में 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन होता है बांकीपुर पटना में, और ये बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन है, राइट? और इस अधिवेशन के संबंध में आपको क्या याद रखना है? इस अधिवेशन के संबंध में आपको याद रखना है कि इस अधिवेशन में डेलीगेट शुल्क को घटाकर ₹5 से ₹1 कर दिया गया था, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के लिए। और ये वही बांकीपुर पटना में होने वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग भी लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो होता है, स्वशासन प्रस्ताव पर मजरूल हक ने एक प्रभावशाली भाषण दिया था, और इस अवसर पर सरोजिनी नायडू ने मजरूल हक की जो है बड़ी तारीफ भी की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि 1916 में जो लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, स्वशासन प्रस्ताव पर मजरूल हक ने जो है इस अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पर एक बड़ा ही जोरदार जो है भाषण दिया था, और इस भाषण को सुनकर जो है सरोजिनी नायडू ने मजरूल हक की जो है तारीफ भी की थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ कांग्रेस में खासकर नरम दल होता है, जो अंग्रेजों से क्षमा याचना करके संवैधानिक तरीके से बहुत ही शालीनता के साथ स्वशासन को इस्टेब्लिश करने की बात करता था। वहीं दूसरी तरफ एक क्रांतिकारी विचारधाराओं का गर्म जोश का खून गरम दल के नेतृत्व करता थे, जो क्रांति के दम पर अंग्रेजों को खदेड़ कर जो है भारत में स्वशासन स्वराज को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो उसी कड़ी में हम लोग बिहार में देखेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संबंध में। 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना होती है बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा। याद रखिएगा, बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1906 में। कहाँ की जाती है? पटना में। और बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा ही मदरलैंड नामक एक क्रांतिकारी विचारों वाला समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है, ये याद रखिएगा। मदरलैंड समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा, जिन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 में पटना में की थी। मदरलैंड समाचार पत्र प्रारंभ में क्रांतिकारी विचारधाराओं को फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी इसने। 30 अप्रैल 1908 का जो मुजफ्फरपुर कांड होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया जाता है, किंतु गलती से वकील पिंगरे कनाडी की पत्नी और बेटी मारी जाती हैं इसमें। याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, दोनों नाम याद रखना है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन गलती से जो बम गिरता है वो किसके ऊपर गिरता है? प्रिंगले कनेडी की पत्नी और बेटी के ऊपर। तो इसमें पत्नी और बेटी जो है इसमें मारी जाती हैं, और उसके बाद खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको गिरफ्तार किया जाता है नंदलाल बनर्जी, जो भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये याद रखना है, खुदीराम बोस को गिरफ्तार किसके द्वारा किया जाता है? तो नंदलाल बनर्जी के द्वारा, जो भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी होते हैं, इनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद 11 अगस्त 1908 में इनको फांसी दी जाती है, और सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी जाती है कि केवल फांसी देने के टाइम पे 18 वर्ष 18 माह 18 दिन की आयु इनकी होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र में किस क्रांतिकारी युवक को फांसी दी गई थी, तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में, जब इनकी आयु थी 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन की। मुजफ्फरपुर बमकांड में इनको जो है गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसको हम मुजफ्फरपुर बमकांड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो बम फेंका जाता है उसमें वकील प्रिगले की पत्नी जो है और बेटी इसमें मारी जाती हैं। प्रफुल्ल चाकी इस मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के साथ शामिल होते हैं, लेकिन ये जो है पुलिस मुठभेड़ में अपने आप को गोली मार देते हैं, अपनी गिरफ्तारी नहीं ये देते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में देखते हैं कि जब तक उनकी पिस्तौल में गोलियां होती हैं तब तक लड़ते हैं, अंतिम गोली जो है अपने को मार देते हैं, वो अंग्रेजों के हवाले अपने आप को नहीं करते हैं। उसी तरीके से प्रफुल्ल चाकी भी रहते हैं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, जो 2 मई 1908 को पुलिस मुठभेड़ में लड़ते हुए स्वयं को गोली मार लेते हैं। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1913 में सचिन सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक ब्रांच स्थापित की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है। अनुशीलन समिति की एक ब्रांच बिहार में किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाती है? तो सचिन सन्याल के द्वारा। पटना में कब? 1913 में। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में हम अनुशीलन समिति के बारे में पढ़ेंगे। 1902 में इसे कलकत्ता में स्थापित किया जाता है बरिंद्र घोष और भूपेन्द्र दत्त के द्वारा। भूपेन्द्र दत्त ये वही पर्सनालिटी है जो 1906 में युगांतर पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी बिहार स्पेशल में आप इतना जान लीजिए कि बिहार में जो अनुशीलन समिति की एक ब्रांच है वो सचिन सन्याल के द्वारा पटना में स्थापित की जाती है 1913 में। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे, जिसमें रेवती नाग प्रमुख थी।
यदुनाथ सरकार ढाका अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे, बक्सर में इन्होंने युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। तो आपसे पूछा जाता है कि रेवती नाग जो है किससे संबंधित थी? तो ये ढाका अनुशीलन समिति से। ढाका अनुशीलन समिति जो है सक्रिय रूप से कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिहार में? तो भागलपुर में। ढाका अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे यदुनाथ सरकार, जिन्होंने बक्सर बिहार में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रयास किया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। बिहार में अनुशीलन समिति की एक ब्रांच किसने स्थापित की थी? सचिन सन्याल ने 1913 में। कहाँ? पटना में। भागलपुर में अनाथ बंधु चौधरी को भारत रक्षा कानून की धारा 12(1) के तहत गिरफ्तार किया जाता है 1918 में। याद रखिएगा, भारत रक्षा कानून की धारा 12(1) के तहत किसको गिरफ्तार किया जाता है? तो अनाथ बंधु चौधरी को। कहाँ? भागलपुर में। इसी दौरान आप देखेंगे अमेरिका में एक सक्रिय क्रांतिकारी दल होता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उसमें जो है सक्रिय रूप से आपको देखने को मिलते हैं। और इन्हीं श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रभावित स्वामी सत्यदेव जो आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाजी थे, इन्होंने भी बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का जो है प्रयास किया था। तो अमेरिका में इस दौरान सक्रिय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रभावित स्वामी सत्यदेव जो कट्टर आर्य समाजी थे, इन्होंने बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने में, उसका प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संबंध में जो बिहार में आपको देखने को मिलता है। बिहार में इंद्रनाथ नंदी और कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने मैजिक लालटेन पत्रिका की सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बिहार में इंद्रनाथ नंदी और कुछ अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा जो है किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया गया था बिहार में? तो मैजिक लालटेन के द्वारा। बिहार पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर कनिंघम की नियुक्ति की जाती है। जब बिहार पत्रिका के द्वारा तेजी से बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की विचारधाराओं को फैलाया जा रहा था, उसे देखकर ब्रिटिश सरकार ने बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर एक ब्रिटिश एजेंट कनिंघम को नियुक्त किया था। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिहार पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वरी प्रसाद। और इनको हटाकर किसको नियुक्त किया गया था? कनिंघम को। 1927 में सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा के दौरान भागलपुर से गिरफ्तार किया जाता है। अब हम यहाँ से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे चरण को पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूर्व राष्ट्रवाद क्रांतिकारी विचारधाराओं को दबाया जाता है, उनको दमित किया जाता है, आंदोलनों को जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा कुचला जाता है, इन सभी को देखकर एक युवा वर्ग जो होता है अब असंतोष से भर जाता है। एक उसके अंदर आग जल रही होती है कि किसी न किसी तरीके से ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ से खदेड़ा जाए, भारत से भगाया जाए। असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। तो इन सबके फलस्वरूप एक बार फिर से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पुनः जोर पकड़ने लगता है। बिहार में 1924 के बाद के वर्षों में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगती हैं और कुछ वर्ष पूर्व की क्रांतिकारी लहर की तरह इस समय भी भागलपुर जो है इसका महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। जैसे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्राथमिक चरण में भागलपुर को हम महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखते थे, उसी तरीके से आप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे चरण में भी भागलपुर को आप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की इस द्वितीय चरण में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखेंगे। जनवरी 1927 को सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जून 1929 में मिलौनिया डकैती होती है। मिलौनिया जो कि चंपारण में पड़ता है। इस मिलौनिया चंपारण की डकैती के मुख्य आरोपी मानकर जो है पुलिस के द्वारा योगेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया जाता है और इन पर तिरहुत षड्यंत्र केस चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है ये प्रश्न। तो तिरहुत षड्यंत्र केस किस पर चलाया जाता है? डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला के ऊपर। और इनको किस लिए गिरफ्तार किया जाता है? मिलौनिया में डकैती का मुख्य आरोपी मानकर इनको गिरफ्तार किया जाता है। राइट। असेंबली बम कांड होता है 1929 में। ये असेंबली बम कांड 1929 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया जाता है। सांकेतिक रूप से असेंबली में छोटे-छोटे बम फेंके जाते हैं ताकि अपनी बात को अंग्रेजों के सामने और देश के सामने पेश कर सकें। तो याद रखिएगा, असेंबली बम कांड 1929 में जब होता है उसके बाद पटना में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के चित्र और इश्तिहारों की प्रतियां बेची जाती हैं, जिसके लेखक होते हैं ज्ञान साह, ताकि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के जो विचार हैं वो अन्य लोगों तक भी पहुंचे। तो इस तरीके से ज्ञान साह के द्वारा भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त की चित्र और इश्तिहार की प्रतियों को बेचा जाता है पटना में। राइट। तो याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्ञान साह का नाम यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। 12 दिसंबर 1929 में मुंगेर में नौजवान सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में प्रजापति मिश्र जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो दिसंबर 1929 में नौजवान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? बिहार के मुंगेर में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को करनी थी, लेकिन इनकी अनुपस्थिति के बाद जो है प्रजापति मिश्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नौजवान सम्मेलन की कहाँ होता है? मुंगेर में 1929 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का महत्वपूर्ण केंद्र बिहार में देखेंगे तो पटना और छपरा था।
बरिंद्र घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की थी। देवघर के बारे में आपसे पूछा जाता है, देवघर गोल्डन लीग, तो इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? तो बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए। जून 1931 को पटना बम कांड होता है हजारी लाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे के द्वारा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पटना बम कांड 1931 में होता है हजारी लाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे के द्वारा। लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्र घोष को बेतिया में छुरा मारकर हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के लिए बैकुंठ शुक्ला को 14 अप्रैल 1933 को फांसी दी जाती है। आपसे पूछा जाता है ये बैकुंठ शुक्ला के बारे में, तो याद रखिएगा लाहौर षड्यंत्र के सरकारी जो गवाह होते हैं फणींद्र घोष, इनको जो है बेतिया में छुरा मारकर हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के लिए बैकुंठ शुक्ला को जो है 1933 को फांसी दी जाती है। अब हम बिहार में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे। खिलाफत आंदोलन के संबंध में पहले समझ लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, उसके बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य एक संधि होती है जिसको कहते हैं सेवर्स की संधि। इस सेवर्स की संधि के द्वारा क्या होता है, जो तुर्की सुल्तान होता है उसके समस्त अधिकारों को छीन लिया जाता है। जो मुस्लिम वर्ग होता है वो तुर्की सुल्तान को खलीफा समझता था। खलीफा का मतलब क्या होता है? धर्मगुरु। इस तरीके से अपने धर्मगुरु के समस्त अधिकारों को छीनता देखते हुए जो मुस्लिम वर्ग था वो ब्रिटिश से क्या हुआ, नाराज हो गया। और ये न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा गया और इसी कड़ी में भारत में भी मुसलमान वर्ग जो है ब्रिटिश से नफरत करने लगा और ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया उसमें अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, हसरत मोहानी और हकीम अजमल खां भी थे। तो अली बंधु जिसमें शौकत अली मोहम्मद अली को देखेंगे, इसके अलावा हसरत मोहानी और हकीम अजमल खां इस भारत में हुए खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? तो अक्टूबर 1919 में। इस आंदोलन को हिंदी मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। खिलाफत आंदोलन हम समझ रहे हैं यहाँ पर मुसलमानों की नाराजगी थी, तो जो बुद्धिमान वर्ग था, गांधी जी जैसे लोग, वो समझ पा रहे थे कि खिलाफत आंदोलन ही एक आंदोलन है जहाँ पर अब हिंदू मुस्लिम एकता को और ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रगाढ़ किया जा सकता है। और देखा भी गया कि हिंदू मुस्लिम की एकता जो है यहाँ पर एक व्यापक स्तर पर देखने को मिली। इस खिलाफत आंदोलन के बाद फिर इस तरीके का हिंदू मुस्लिम गठजोड़ जो है अन्य आंदोलनों में देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस दौरान जो है हिंदू मुस्लिम की जो प्रगाढ़ता देखने को मिलती है वो फिर आगे अन्य आंदोलनों में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर शौकत अली आए थे, ये आपको याद रखना है। शौकत अली जो भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अब बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर शौकत अली जो है बिहार आए थे। 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता और उपासना दिवस के रूप में मनाया गया था। अब ये 6 अप्रैल 1919 के बारे में देखते हैं क्या इसकी कहानी है। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में आता है। ये रोलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दी जाती है कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे। उसके लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं थी। यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था, इसीलिए रोलेट एक्ट को काला कानून की भी संज्ञा दी गई थी। इस रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह आता है 6 अप्रैल 1919 को, और इसी 6 अप्रैल 1919 जब रोलेट सत्याग्रह आता है रोलेट एक्ट के विरोध में, तब बिहार में विनम्रता और उपासना दिवस के रूप में इस 6 अप्रैल की डेट को मनाया जाता है, 6 अप्रैल 1919 को। इस दिन पटना में हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस भी निकाला जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 6 अप्रैल 1919 को जिस दिन रोलैट एक्ट सत्याग्रह को लागू किया जाता है, उसी दिन पटना में हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला जाता है और पटना में विनम्रता और उपासना दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है 6 अप्रैल 1919 को। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे हम बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ें, क्लास को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बाकी जो बच्चे 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे या आगामी 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए संकल्प बैच है। ये यहाँ से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। 6306473800 नंबर है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं।